ऑल, आई एम डॉक्टर राशि जंदरोटिया फ्रॉम डाइट चंबा। मैं जो आज आपको विषय पढ़ाने जा रही हूँ वो है पेपर 202 का सब्जेक्ट जो है टीचर आइडेंटिटी एंड स्कूल कल्चर, उसके यूनिट 1 दैट इज़ डेवलपिंग ए विजन ऑफ एजुकेशन का सब यूनिट 1.3 एंड दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। उसकी बात आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और बायस, हम एक ही शब्द से इसको जान सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन चुका है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है, जहाँ पे विभिन्न जातियों, धर्मों व संप्रदायों के लोग जो हैं वो रहते हैं। प्राचीन समय से ही जो है वो कुछ लोगों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और कुछ को बहुत ही निम्न दृष्टि से। और इन जाति पाति व धर्म, लिंग व आर्थिक स्तर के आधार पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पे सामाजिक शोषण का शिकार होते रहे। अंग्रेज़ों ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, जिसके अनुसार आपसी भेदभाव को और भी बढ़ावा मिला और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये स्थिति जो है वो अत्यंत ही घातक होती है। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली और लेस वेल देन अदर पीपल ग्रुप। इसलिए स्वतंत्रता के बाद असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प किया गया, क्योंकि इन तीनों का आधार समानता है। और जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार प्रजातंत्र का ये मानना है कि सबको अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके। धर्मनिरपेक्ष समाज के विषय में स्मिथ जी के अनुसार ये प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक की दृष्टि से देखता है, ना कि उसके धर्म के आधार पर। इसी तरह समाजवादी समाज के विषय में गांधी जी के अनुसार समाजवादी समाज एक वर्गहीन व जातिहीन समाज है। समाज के अंतर्गत सभी सदस्य समान हैं, कोई नीचा और कोई भी ऊंचा नहीं है। इन तीनों पर ही आधारित जो था वो सामाजिक व्यवस्था की हम तब तक कल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक समाज से असमानता को दूर करने में हम सफल नहीं हो जाते हैं। इसके लिए बहुत से प्रयास जो किए जाते रहे, लेकिन आज भी समाज में जो है वो असमानता की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें असमानता को समझना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि भेदभाव जो है वो कितने प्रकार का भेदभाव जो है वो होता है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। जब हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वो बेसिस पे होता है कास्ट, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज। कास्ट, सबसे पहले हम जाति की बात करते हैं कि जाति के आधार पे जो है वो सामाजिक भेदभाव किया जाता है। अगर जातियों को ही देखा जाता तो हिंदू केवल हिंदू के लिए लड़ता और मुसलमान केवल मुसलमान के लिए लड़ता, तो हम तो कभी आज़ादी नहीं हो पाते। हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था थी और वो जन्म पे आधारित नहीं थी, गुणों पे आधारित और कर्म विभाजन पर आधारित थी। और आज़ादी के बाद जो था इसे ख़त्म करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए। उस समय इस जात पात को बहुत ही माना जाता था। इन दूसरी जातियों में शादी नहीं करना, अछूतों के साथ समाज में व्यवहार करना, इस तरह से जो था इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955 में बनाया गया। और भी बहुत सारी जो थे इसके लिए जो थे संविधान में प्रोविज़न जो किए गए ताकि इस बायसनेस को ख़त्म किया जा सके, तभी समानता जो है वो समाज में लाई जा सकती है। दूसरा जो आधारित है ये भेदभाव वो है सेक्स या लिंग पे आधारित। और लिंग पे जो आज भी हम देखते हैं कि भारत आज इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन लोगों की सोच अभी वहीं की वहीं है। बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर ही चाहिए होती है। गूंगी बहरी से शादी नहीं करनी होती है, लेकिन महिला के मुंह में कभी जबान नहीं होनी चाहिए। तो इस
सेक्स में या एक लिंग में महिला इस एरिया में जो डिस्क्रिमिनेशन के जो भेदभाव के जो एरियाज़ हैं, वो सबसे पहले जो आता है एरिया, वो आता है सोसाइटी, जहाँ समाज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और पितृपक्ष को जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वीमेंस को जो है वो ज़्यादा नहीं देखा जाता है। दूसरा जो इसका एरिया आता है वो है लिटरेसी रेट। अगर आज भी हम साक्षरता दर को देखें तो 76% जो है वो पुरुषों का, और महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो उनकी तुलना में केवल 54% जो वो आता है। तीसरा जो इनका एरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो है जॉब या नौकरी, जहाँ पे आज भी हम देखें तो हाई प्रोफाइल जॉब जितनी भी हैं आज भी पुरुषों का जो है उसमें अधिकार है। चौथा पॉइंट आता है ड्रॉप आउट का, कि अगर हम ये सोचेंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाएगा और कौन सा बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तो उसमें लड़के और लड़की में जब भेदभाव किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तो बच्चियों को, लड़कियों को वो घर में बिठाना जो है वो पेरेंट्स, माता पिता जो है वो चाहेंगे। स्कूल छोड़ने की बात आएगी तो लड़कियां स्कूल छोड़ेंगी, लड़के नहीं, क्योंकि जो है वो इस के लिए जो है वो समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव जो किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, वो अगले घर में चली जाएंगी, अगर आज हम उन पे पैसा खर्च करते हैं तो वो जो पैसा है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो हमारे पास बैठना नहीं है। इसके साथ ही सैलरी की बात आती है। नेक्स्ट जो एरिया है वो है सैलरी, और उसमें भी आज हम देखें तो महिला और पुरुषों की सैलरी में महिलाओं को सैलरी जो है वो पुरुषों के मुकाबले जो है वो आज भी कम दी जाती है। इसके साथ ही फीमेल फर्टिसाइड को हम देखते हैं, तो जिसमें सेक्स रेशो की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों के तुलना में जो है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लड़कियों को कई बार गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि मानसिकता में जो है वो बदलाव नहीं लाया जाएगा। इसी तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या धर्म के आधार पे होता है। हम जानते हैं कि धर्म के नाम पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा बाइसनेस की जाती है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में 79.81% के करीब हिंदू हैं, 14.23% इस्लाम के लोग हैं, 0.70% बौद्ध धर्म के लोग हैं, 2.3% ईसाई धर्म के लोग हैं, 1.72% सिख धर्म अपनाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे जो था वो बड़ा ही भेदभाव किया जाता है। आज हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं कि धर्म के नाम पे जो था वो नौकरियां नहीं मिलती थी। एक धर्म के लोगों को ही जो था वो अपने ही धर्म में ही नौकरियां मिलने का जो था वो प्रावधान था, या ऐसा ही जो है वो उन्हें प्रेफरेंस दी जाती थी। इसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा, दूसरा क्या भाषा बोलता है, और भाषा की हम बात कहें तो भाषा का हमारे समाज में या हमारे राष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम देखते हैं कि दूसरा क्या भाषा बोल रहा है, उसकी शैली क्या है, जिसकी भाषा के बेस पे ही दूसरा व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए जो है वो राय बना लेता है। तो भाषा के लिए भी जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है वो किया जाता है। इसके साथ हम दूसरे भेदभाव की बात करते हैं। ये हमने सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की, कि कुछ लोग बहुत ही धनवान हैं, कुछ के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और उन्हें अवसरों की भी समानता नहीं है। वो इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। और कुछ वर्गों के लिए जो है वो समानता की बात जो है वो की गई है, जिसमें आर्थिक केंद्रीकरण है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि है, मूल्य वृद्धि है, तथा उत्पादन के साधन हैं उनके उचित वितरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में जो है और भी बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि भेदभाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सोशियो कल्चर फैक्टर्स आए, कि हमने सोशियो की बात हमने पहले भी की इससे, कि भारतीय समाज जो था उसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया था और शूद्रों को निम्न, और जो इस वर्ण का काम था वो अन्य तीनों की सेवा करना बताया गया था, और जिसका प्रभाव आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ भी जो है वो अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता था, और उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं
स्थापित करना चाहते थे। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें विविधता जो है वो देखने को मिलती है, और जो कि समाज में ये भेदभावपूर्ण जितना भी रवैया है या जो भी ये टेंडेंसी रही है, ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा फैक्टर जो है वो आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि भारत के कुछ लोग बहुत धनी हैं, कुछ निर्धन हैं, और उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, और जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। और निर्धनता के कारण लोग बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते थे, और उनके पास अपनी आवश्यकताएं, इवन नेसेसिटीज़ के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता था, और जिसकी वजह से जो था आर्थिक वितरण भी जो है वो पूरा अच्छी तरह से नहीं होने के कारण जो है वो बच्चों को अपनी वो निर्धनता के कारण अपनी शिक्षा भी बच्चों को उपलब्ध जो थे वो नहीं करवा पाते थे। इसी तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, राजनीतिक कारक हैं कि देश में इसके लिए जो पॉलिटिकल हमारे दल हैं या पार्टीज़ हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कई बार जाति, धर्म और भाषा के नाम पे जो है वो वोट मांगे जाते हैं, जिसमें लोगों में आपसी मतभेद जो है बढ़ जाते हैं, और एक दूसरे के बीच में जो है वो नफ़रत के बीज जो हैं वो उनके द्वारा बोए जाते हैं, जिससे ये भेदभाव भी शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो डालता है। अब हम बात करेंगे कि इस भेदभाव के दुष्प्रभाव या इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या हैं। तो ये हमें इसके द्वारा जो भी हमने ऊपर पढ़ा, तो हमें ये देखने को मिल रहा है इससे हमारे प्रजातंत्र की जो सफलता उसमें भी बाधा आएगी, क्योंकि हम प्रजातंत्र में अगर हमें लाना है तो हमारा प्रजातंत्र जो है वो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल्य पर आधारित है, और अगर भेदभाव रहेगा तो हम प्रजातंत्र को जो है वो सफल नहीं बना सकते हैं। हमारा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में ये बाधा है, हमारी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी जो है ये बाधा है, अगर हम भेदभाव करते हैं कि जिसमें कि कई बार कई माता पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं, कई बार कुछ माता पिता अपनी गरीबी के कारण जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और कुछ माता पिता जो है वो अपनी अनुपस्थिति में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए जो है वो बच्चियों को घर में रखते हैं और उन्हें शिक्षा से जो है वो वंचित करते हैं। अब जो बात करेंगे हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सेफ गार्ड्स क्या हैं, इसे इरेडिकेट करने के लिए, इसकी दूर करने के लिए जो थे वो संवैधानिक सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान जो थे वो किए गए थे। इसको भेदभाव को दूर करने के लिए हमारे संविधान में जो है वो समानता के अधिकार की बात की गई है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे एक्ट्स और आर्टिकल्स में इसके जो है वो बात की गई है। आर्टिकल 14 में जो है वो समानता की बात की गई है। इसमें किया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स for the equality before the law और equal protection of the laws within the territory of the India। इसी तरह आर्टिकल 15 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट prohibits the discrimination of the Indians on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। इसी तरह आर्टिकल 16 बात करता है कि assuring the equality of opportunity in matters of public employment and prevents the state from any sort of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, residence or any of them। इसी तरह आर्टिकल 17 की हम बात करें तो वो बात करता है एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि वो भी हमारे समाज में जो था वो भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। और इसी तरह जब हम आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो इसमें एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, conscience and religion। This right includes freedom to change his religion or beliefs and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or beliefs in teaching, practice, worship and observance। तो इस तरह से इन आर्टिकल्स के द्वारा जो है वो इसमें आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 में जो है ये धारा 3 में इसमें कि हर व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक पूजा के स्थान में उसे प्रवेश करने की स्वतंत्रता रहेगी। धर्म संबंधी सभी पवित्र नदी, तालाब, झरनों आदि से वो नहाने या पानी लेने की उसे स्वतंत्रता रहेगी। और इसमें धारा 4 के अनुसार जो है वो किसी भी व्यक्ति को दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक जो भी मनोरंजन के स्थान है वहाँ प्रवेश करने व धार्मिक धर्मशालाओं या
जो मुसाफिर खानों के बर्तनों अथवा अन्य चीज़ों का प्रयोग करने की भी स्वतंत्रता रहेगी। किसी को भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी, किसी भी जगह बसने की स्वतंत्रता रहेगी और किसी भी सामाजिक व धार्मिक संस्कार को अपनाने की भी जो है वो स्वतंत्रता रहेगी। इसी तरह इसका क्लॉज 5 में बताया गया है कि छुआछूत के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ बेचने से या उसका सेवाएं प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकता है। और क्लॉज 7 में बताया गया है कि किसी भी नियम को ना मानने या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को जो है वो दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से जो था ये जो इसमें इसको सुझाव दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल्स और जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे एक्ट्स हुए हैं। अब है ऑन द बेच थ्रू द बेस एजुकेशन पॉलिसी 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें भी जो था इसके अतिरिक्त इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी समाज में पिछड़े वर्गों और शिक्षा सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जो था वो नई शिक्षा नीति में बहुत से प्रावधान किए गए। इसमें महिलाओं की साक्षरता के लिए जो विशेष प्रयास किए जाएंगे और उन्हें जो प्राथमिक शिक्षा से अगर वंचित रह जाती हैं तो उनकी रुकावटों को दूर किया जाएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था और जिला केंद्रों में भी छात्रावासों की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाएगी और उनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही दी जाएगी। और इसी तरह अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग की शिक्षा की दृष्टि से जो वो काफ़ी पिछड़े हैं उन्हें भी विशेष सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा, विकलांग व प्रौढ़ शिक्षा और इसी तरह अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों को राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो विशेष सुविधाओं का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। इस समय लगभग 1500 से भी अधिक छात्रावास जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और जहाँ पे +2 तक तो और कहीं कहीं BA तक की लड़कियां जो हैं वो शिक्षा जो है वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो वहाँ पे ग्रहण कर रही हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य अदर एफर्ट्स भी जो हैं इस भेदभाव को दूर करने के लिए किए गए हैं। उनमें है कि इसमें जो है राजा राम मोहन राय जैसे जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह को दूर करने के लिए उन्होंने महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उसमें सती प्रथा का उन्मूलन हो गया और उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर आने का भी अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी ने जो अछूत समझे जाने वाले लोग थे उनको हरिजन नाम दिया और समाज में समानता के स्तर पे उनको लाने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से आज समानता की बात हम केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कर रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा सकता है हमारा कि सामाजिक असमानता के लिए किए जा रहे सरकारी व गैर सरकारी प्रयास तब तक व्यर्थ सिद्ध होंगे जब तक असमानता व शोषण के शिकार जितना भी हमारा सामाजिक वर्ग है वो अपने हितों की रक्षा के लिए जो है वो स्वयं आगे नहीं आएंगे। उन्हें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि संविधान के द्वारा और सरकार के द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें क्या विशेष सुविधाएं और उनके लिए क्या प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और आज इस बात की आवश्यकता है कि हम जो है एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए शिक्षा की जो है वो बात करें और जैसे जैसे शिक्षा सुविधाएं समाज के पिछड़े वर्गों को और शोषित वर्गों तक पहुंचेंगी वैसे वैसे ही हम सामाजिक असमानता को दूर करने में जो है वो सफल सिद्ध होंगे। Thank you very much.